नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हजारों साल पीछे, सीधे प्राचीन भारत के दिल में। हम जानेंगे उन गुम हो चुकी सभ्यताओं और उन महान साम्राज्यों की कहानी जिनकी विरासत आज भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ जिंदा है। तो शुरू किया जाए। हमारी कहानी की शुरुआत ही देखिए एक पहेली से होती है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक ऐसा शहर है जो अपनी बनावट में आज के किसी भी मॉडर्न शहर को टक्कर दे सकता है ना कमाल की बात। पर सवाल यह है कि करीब 4,500 साल पहले इसे बनाया किसने था, और उससे भी बड़ा सवाल कि फिर ये लोग गए कहां। सच कहूं तो ये प्राचीन भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो इस रहस्य में और गहरे उतरने से पहले एक नजर डालते हैं कि हमारा ये सफर कैसा होने वाला है। हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी की उन्हीं रहस्यमयी गलियों से, फिर वैदिक काल के विचारों की दुनिया से गुजरेंगे और पहुंचेंगे मौर्य और गुप्त जैसे शानदार साम्राज्यों तक। ये समझिए हमारी यात्रा का नक्शा है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पड़ाव की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक ऐसी दुनिया थी जो अपने वक्त से कह सकते हैं सदियां आगे थी, पर जिसकी कहानी आज भी कई मायनों में अधूरी है। बस इसके फैलाव पर जरा गौर कीजिए। ये कोई एक दो छोटे मोटे शहर नहीं थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सभ्यता आज के भारत और पाकिस्तान के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। असल में अगर प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला भी दें तो भी ये उनसे बड़ी थी। सोचिए जरा। और बात सिर्फ साइज की नहीं है, ये सभ्यता बहुत स्मार्ट भी थी। जैसे मोहनजोदड़ो का ये ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार, ये सिर्फ कोई तालाब या पूल नहीं था, नहीं, इसे वाटरप्रूफ ईंटों से बनाया गया था और इसमें पानी भरने और निकालने का एक पूरा सिस्टम था, बहुत कॉम्प्लेक्स। आज के इंजीनियर्स भी देख के हैरान हो जाते हैं। ये दिखाता है कि उनका समाज कितना व्यवस्थित, कितना संगठित रहा होगा। यहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग के कमाल ही नहीं थे, यहाँ कला भी सांस लेती थी। जैसे ये प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा की मूर्ति, या फिर ये छोटी छोटी मोहरें जिन पर जानवरों की कितनी खूबसूरत आकृतियां बनी हैं। और ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं थी। इतिहासकारों का मानना है कि इन मोहरों का इस्तेमाल शायद व्यापार में एक तरह की ब्रांडिंग या पहचान के लिए होता था। और ये मोहरें हमें मेसोपोटामिया तक मिली हैं, जो उनके ट्रेड नेटवर्क का पक्का सबूत है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। सदियों तक फलने फूलने के बाद ये महान सभ्यता वीरान हो गई। लोग कहाँ गए पता नहीं, शहर खंडहर बन गए। क्या हुआ था, कोई हमला या मौसम बदल गया, कोई नहीं जानता। और यही बात इसे इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बनाती है। तो एक तरफ जब सिंधु घाटी के शहरों की रोशनी मध्यम पड़ रही थी, तो दूसरी तरफ भारत के मैदानों में एक नई सुबह हो रही थी। ये एक नए दौर की शुरुआत थी, नए विचारों, नए समाज और नई ताकतों का दौर। इस नए युग को हम जानते हैं वैदिक काल के नाम से। इसका नाम पड़ा वेदों पर। अब ये वेद सिर्फ किताबें नहीं थी, ये ज्ञान, भजन और रिचुअल्स का एक बहुत बड़ा खजाना थे, जो लिखा नहीं गया बल्कि हजारों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सुनकर और याद करके आगे बढ़ाया गया। आज भी भारतीय संस्कृति की कई परंपराओं की जड़ें हमें यहीं मिलती हैं। और समाज का ढांचा भी बदल रहा था। पहले जो छोटे छोटे कबीले या जन हुआ करते थे, वो अब बड़े बड़े राज्यों में बदल रहे थे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कई छोटे छोटे गांव मिलकर एक बड़ा शहर बना लेते हैं। मतलब पावर अब एक जगह इकट्ठा हो रही थी, सेंट्रलाइज हो रही थी। पर यह वक्त सिर्फ राजाओं और राज्यों का नहीं था, ये विचारों के एक बड़े तूफान का भी दौर था। लोग जिंदगी के बड़े सवालों पर मंथन कर रहे थे, और इसी मंथन से निकले जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नए दर्शन। इन दर्शनों ने समाज की जो पुरानी मान्यताएं थीं, उन्हें सीधी चुनौती दी। और अब हम पहुंचते हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर। एक ऐसे मोड़ पर जब भारत के पहले महान साम्राज्य का उदय हुआ। ये वो वक्त था जब सारी बिखरी हुई ताकतों को एक झंडे के नीचे लाया गया। और इस जबरदस्त बदलाव का चेहरा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, एक असाधारण लीडर जिन्होंने छोटे बड़े बिखरे हुए राज्यों को एक साथ जोड़ा और भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक ऐसा एम्पायर जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस नक्शे को बस एक बार देखिए, अंदाजा लगाइए, लगभग पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक शासन के नीचे आ गया था। कहाँ अफगानिस्तान और कहाँ बंगाल, ऊपर हिमालय से लेकर नीचे दक्षिण तक। ये यूनिफिकेशन यानी एकीकरण के लिहाज से एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त छलांग थी। लेकिन इस मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए चंद्रगुप्त के पोते अशोक, और उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया कलिंग युद्ध के बाद।
उस युद्ध में हुए खून खराबे को देखकर उनका दिल पूरी तरह बदल गया और उन्होंने युद्ध की नीति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये इतिहास का एक निर्णायक पल था। तो सवाल यह है कि तलवार छोड़कर अशोक ने अपनाया क्या? उन्होंने अपनाया धम्म का रास्ता। अब यह धम्म कोई नया धर्म नहीं था, इसे आप एक तरह का मॉरल कोड समझिए। मतलब अपने इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक रूल बुक। इसमें क्या था? बड़ों का सम्मान, अहिंसा और सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंस। ये उनका तरीका था अपने विशाल एम्पायर को एक साथ जोड़े रखने का। चलिए, अब समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जिसे अक्सर भारत का गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गुप्त साम्राज्य। ये संस्कृति, कला और विज्ञान के लिहाज से एक असाधारण, एक कमाल का दौर था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे पावरफुल सम्राटों ने न सिर्फ लड़ाइयां जीती, बल्कि उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो स्टेबल था, प्रॉस्परस था, मतलब स्थिर और समृद्ध था। और जब ऐसा शांति और स्थिरता का माहौल होता है, तभी तो कला, विज्ञान और साहित्य को फलने फूलने का मौका मिलता है। और यहाँ ठीक वही हुआ। तो सवाल उठता है कि आखिर इसे स्वर्ण युग कहते क्यों हैं? वजह यह है कि उस वक्त मानो सब कुछ सही चल रहा था। एक तरफ थे महान शासक जिन्होंने राजनैतिक एकता बनाए रखी, इससे देश में आर्थिक समृद्धि आई, मतलब ट्रेड वगैरह खूब फला फूला। और इसी माहौल का नतीजा था कि कला और विज्ञान ने ऐसी तरक्की की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सब कुछ एक साथ हो रहा था। और इस दौर की सबसे बड़ी देन की बात करें तो वो है ये छोटा सा निशान, शून्य, जीरो। आर्यभट्ट जैसे महान विचारकों ने न सिर्फ ये बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, बल्कि उन्होंने दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। जरा सोचिए, जीरो के बिना आज का मैथ्स, हमारे कंप्यूटर्स, मॉडर्न साइंस कुछ भी मुमकिन नहीं होता। ये एक असली क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। तो इस पूरे सफर में हमने क्या देखा? हमने शुरुआत की एक खोए हुए शहर के रहस्य से, फिर एक साम्राज्य को एक होते हुए देखा और एक स्वर्ण युग की चमक को महसूस किया। ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है, ये कहानी है आइडियाज़ के विकास की, विचारों के एवोल्यूशन की। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, इन प्राचीन साम्राज्यों की कौन सी विरासतें हैं जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं? हमारे रीति रिवाजों में, हमारी भाषा में, यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके में। क्योंकि इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार।